बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉपिक है कंसिडरेशन एंड इट्स काइंड्स। इससे पहले कि हम कंसिडरेशन को डिस्कस करें, एक लीगल प्रॉब्लम हम समझ लेते हैं। 1 अक्टूबर को उस बंदे ने, ए ने, ऑफर का लेटर पोस्ट किया, लेटर बॉक्स में ड्रॉप किया बी के लिए। 8 अक्टूबर को उसने रेवोकेशन ऑफ ऑफर कि मैं अपनी ऑफर विड्रॉ कर रहा हूं, ऑफर वापस ले रहा हूं, रेवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर पोस्ट किया। 11 अक्टूबर को ऑफर का लेटर बी को रिसीव हो गया वहां पर दूसरे शहर में। 11 अक्टूबर को ही उसने एक्सेप्टेंस का टेलीग्राम भेज दिया, एक्सेप्टेंस का टेलीग्राम डिस्पैच कर दिया। फिर बी को पता नहीं किसी कीड़े ने काटा, कीड़े के काटने पर उसने 15 अक्टूबर को एक और लेटर भेज दिया, मैं कि अपनी कंफर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वो जो रेवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर उसने लेटर बॉक्स में पोस्ट किया था 8 अक्टूबर को, वो 20 अक्टूबर को रेवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर उसको रिसीव हुआ। तो आप ये बताएं, क्या ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? तो हमने पोस्टल रूल पढ़ा था कि जैसे एक्सेप्टेंस का लेटर बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी, प्रपोजल बाउंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा, बेशक वो लेटर डिले हो जाए, बेशक वो लेटर मिसप्लेस हो जाए। फिर हमने ये भी पढ़ा था रेवोकेशन उस वक्त इफेक्टिव होगी जब उसके नॉलेज में आएगी, जब उसके नोटिस में आएगी। तो यहां रेवोकेशन बी के नोटिस में कब आ रही है? 20 अक्टूबर को। उसने एक्सेप्टेंस का लेटर कब डिस्पैच किया है? उसने एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच किया है 11 अक्टूबर को। तो जब वो 11 अक्टूबर को एक्सेप्टेंस का लेटर ड्रॉप कर रहा था लेटर बॉक्स में या टेलीग्राम भेज रहा था, तो उस वक्त उसके नॉलेज में यह बात नहीं थी कि ऑफर रिवोक हो चुकी है। उसके नॉलेज में तो 20 अक्टूबर को आई है। तो जैसे ही उसने 11 अक्टूबर को एक्सेप्टेंस का टेलीग्राम डिस्पैच किया पोस्टल सर्विसेज के जरिए, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, प्रपोजल बाउंड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। 15 अक्टूबर को जो उसने हरकत की है, मैं अपनी एक्सेप्टेंस को कंफर्म कर रहा हूं भैया, बकवास। ये अगर एक्सेप्टेंस कंफर्म ना भी करता तो 11 अक्टूबर को जो उसने एक्सेप्टेंस का टेलीग्राम डिस्पैच किया, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, प्रपोजल ए बाउंड हो गया, तो 15 अक्टूबर की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं थी। तो एक्सेप्टेंस का लेटर जैसे ही लेटर बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मुकम्मल हो जाएगी, प्रपोजल बाउंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। रेवोकेशन उस वक्त इफेक्टिव होगी जब उसके नॉलेज में आएगी। तो इसका मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट डन डना डन, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डन डना डन। कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट हुआ? जब 11 अक्टूबर को उसने एक्सेप्टेंस का टेलीग्राम उसने पोस्टल सर्विस के जरिए भेजा। तो इस तरह का एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। अब हम आगे आते हैं कंसिडरेशन को लैटिन में कहते हैं क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो का मतलब है समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग। कंसिडरेशन इसको उर्दू में कहते हैं बदल। एग्जाम्पल से समझते हैं इसका क्या मतलब है। ए ने बी को ऑफर दी कि तुम्हारी गाड़ी जैसी है, जिस हालत में मैं 10 लाख रुपए में परचेस करने के लिए रेडी और विलिंग हूं, क्या तुम मुझे बेचोगे? बी ने एक्सेप्टेंस दे दी। तो ए की ऑफर में एक प्रॉमिस छुपा हुआ है कि मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें 10 लाख रुपए पे करूंगा। बी की एक्सेप्टेंस में प्रॉमिस छुपा हुआ है कि मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें गाड़ी हैंड ओवर कर दूंगा जब तुम 10 लाख रुपए दोगे। तो एक प्रॉमिस ए का है, एक प्रॉमिस बी का है। एक प्रॉमिस ए का, एक प्रॉमिस बी का है। ए बी का प्रॉमिस कैसे हासिल कर सकता है? ए बी का प्रॉमिस हासिल कर सकता है 10 लाख रुपए पे करके। बी ए का प्रॉमिस कैसे हासिल कर सकता है? उसको गाड़ी हैंडओवर करके, गाड़ी डिलीवर करके। इसका मतलब ऑन द पार्ट ऑफ ए 10 लाख रुपए वो शय है जिसके जरिए वो बी का प्रॉमिस हासिल कर सकता है, एंड ऑन द पार्ट ऑफ बी मोटर कार वो शय है जिसके जरिए बी ए का प्रॉमिस हासिल कर सकता है। तो वो शय बोले तो थिंग बोले तो चीज, वो शय जिसके जरिए दूसरी पार्टी का प्रॉमिस परचेस किया जा सके, उस शय को कहते हैं कंसीडरेशन। तो ए की तरफ से बी के लिए कंसीडरेशन है 10 लाख रुपए, और बी की तरफ से ए के लिए कंसीडरेशन है मोटर कार। दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठा के देख लें आप, आपको समथिंग फॉर समथिंग नजर आएगा।
आपको दोनों पार्टीज की तरफ से कंसीडरेशन नजर आएगी। ए की तरफ से बी के लिए कंसीडरेशन है 10 लाख रुपए और बी की तरफ से ए के लिए कंसीडरेशन है मोटर कार। तो दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठा के देख लें, दोनों पार्टीज की तरफ से कंसीडरेशन नजर आएगी, समथिंग फॉर समथिंग। लॉ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता जिसमें एक पार्टी की तरफ से कंसीडरेशन और दूसरी पार्टी की तरफ से कंसीडरेशन ना हो। कंसीडरेशन किसी भी शक्ल में हो सकती है। नंबर 1 एक्ट अमल। टेलर की तरफ से कंसीडरेशन है, वो आपके कपड़ों की स्टिचिंग कर रहा है, आपकी तरफ से कंसीडरेशन है, आप उसको चार्जेस पे कर रहे हैं। मैकेनिक की तरफ से कंसीडरेशन है, वो आपकी गाड़ी रिपेयर कर रहा है, आपकी तरफ से कंसीडरेशन है, आप उसको उसके लॉफुल चार्जेस पे कर रहे हैं। आर्टिस्ट की तरफ से कंसीडरेशन ये वो आपके लिए पिक्चर पेंट कर रहा है, आपकी तरफ से कंसीडरेशन है, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। सिंगर की तरफ से कंसीडरेशन ये है कि वो कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहा है। ऑर्गेनाइजर की तरफ से कंसीडरेशन ये है कि वो सिंगर को पेमेंट कर रहा है। एक्टर की तरफ से कंसीडरेशन ये है वो मूवी में एक्टिंग कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। प्रोड्यूसर की तरफ से कंसीडरेशन ये है कि वो उसको पेमेंट कर रहा है। तो कंसीडरेशन किसी एक्ट अमल की शक्ल में हो सकती है। तो आप बोलेंगे कंसीडरेशन क्या हमेशा एक्ट अमल की शक्ल में हो सकती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कंसीडरेशन किसी काम से रुके रहने की शक्ल में हो, किसी काम से परहेज की शक्ल में हो, किसी काम से इज्तनाब की शक्ल में हो, किसी काम से रुके रहने की शक्ल में हो? यस, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एल लैंडलॉर्ड, टी टेनेंट, इनके दरमियान एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी है। एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी, किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट, किराएदारी का एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी 1 ईयर के लिए था। 1 ईयर का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। अब टेनेंट को ये घर खाली करना होगा, तो लैंडलॉर्ड उसके सामने एक ऑफर रखता है, अगर तुम रेंट में एट द रेट ऑफ 15% इजाफा कर दो तो मैं तुम्हें बेदखल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बेदखल नहीं करूंगा, नो इविक्शन, मैं तुम्हें बेदखल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बेदखल करने के लिए सूट फाइल नहीं करूंगा, नो सूट। टेनेंट एक्सेप्टेंस दे देता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टेनेंट की तरफ से कंसीडरेशन है लैंडलॉर्ड के लिए किराए में माहाना 15% इजाफा, और लैंडलॉर्ड की तरफ से कंसीडरेशन ये है कि वो उसको बेदखल नहीं करेगा, वो उसको बेदखल करने के लिए सूट केस फाइल नहीं करेगा। तो लैंडलॉर्ड की तरफ से कंसीडरेशन किसी काम से रोके रहने की शक्ल में, किसी काम से इज्तनाब की शक्ल में, किसी काम से परहेज की शक्ल में, किसी काम से फॉरबेरेंस की शक्ल में। तो इसका मतलब कंसीडरेशन फॉरबेरेंस की शक्ल में भी हो सकती है, एब्स्टिनेंस की शक्ल में भी हो सकती है। फॉरबेरेंस एब्स्टिनेंस मतलब एक ही, इज्तनाब। इसी तरह कंसीडरेशन प्रॉमिस की शक्ल में भी हो सकती है कि मैं वादा करता हूं कि मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड करूंगा। कंसीडरेशन डेट्रीमेंट की शक्ल में भी हो सकती है, नुकसान। मां ने बेटी को लेटर लिखा, बेटी परदेश में कब तक खज्जल ख्वार होती रहेगी, इंग्लैंड में आके स्टडी कर लो, मैं स्टडी के एक्सपेंसेस बेयर करूंगी। तो बेटी शी रिजाइन फ्रॉम द जॉब, उसका वहां पे सेटल्ड स्टेटस था, उसने रिजाइन कर दिया, उसने रिजाइन कर दिया। तो रिजाइन करना, नौकरी छोड़ देना, अमेरिका में सेटल्ड स्टेटस को छोड़ देना, ये उसके लिए डेट्रीमेंटल है, ये उसके लिए नुकसानदेह है। तो ये डेट्रीमेंट उसकी तरफ से कंसीडरेशन है मां के लिए। तो कंसीडरेशन किसी भी शक्ल में हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त इन्फोर्सेबल होगा जब दोनों पार्टीज की तरफ से कंसीडरेशन होगी। अब एक और एंगल से देखते हैं काइंड्स ऑफ कंसीडरेशन। नंबर 1 एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। एग्जीक्यूटरी का मतलब येट टू बी डन। आपने टेलर को कपड़े दिए स्टिचिंग के लिए, उसने आपसे प्रॉमिस किया वो 10 जनवरी को आपको डिलीवर कर देगा। आपने प्रॉमिस किया आप उसको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 10 जनवरी को पेमेंट कर देंगे। तो दोनों पार्टीज फ्यूचर में एक दूसरे को कंसीडरेशन प्रोवाइड करेंगी। तो वो कंसीडरेशन जो फ्यूचर में प्रोवाइड की जाए, विच इज येट टू बी डन, विच इज येट टू बी परफॉर्म्ड, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। नंबर 2 एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन। एग्जीक्यूटेड का मतलब है परफॉर्म्ड, इसके 2 मीनिंग है। आप कैफेटेरिया में गए, आपने उसको पेमेंट की, उसने आपको देन एंड देयर फूड स्टफ डिलीवर कर दिया। दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस परफॉर्म कर दिए, दोनों ने एक दूसरे को कंसीडरेशन देन एंड देयर सिमिल्टेनियसली एट द सेम टाइम प्रोवाइड कर दी। यह कहलाएगी एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन। अब इसका एक दूसरा गहराई वाला मीनिंग, दूसरा मीनिंग, कैलिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोल कंपनी। कंपनी के लॉयर ने कहा योर ऑनर आपके कहने पर हम मान लेते हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट जनरल ऑफर है। तो योर ऑनर हमारी तरफ से तो कंसीडरेशन है 100 पाउंड, लेकिन इसके बदले में मिस कैलिल की तरफ से कोई कंसीडरेशन नहीं है।
तो जज साहब ने कहा मिस कैरलिन ने मेडिसिन परचेज की, मिस कैरलिन ने उस मेडिसिन को यूज किया, मिस कैरलिन को इन्फ्लुएंजा हो गया, मिस कैरलिन ने आपकी सारी की सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन को फुलफिल कर दिया। तो मिस कैरलिन का टर्म्स ऑफ कंडीशन को फुलफिल कर देना, मिस कैरलिन का टर्म्स ऑफ कंडीशन को परफॉर्म कर देना, ये मिस कैरलिन की तरफ से कंसिडरेशन है। चूंकि मिस कैरलिन ने परफॉर्म कर दी है, ये एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है। हालांकि मिस कैरलिन ने किसी भी स्टेज पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की, हालांकि मिस कैरलिन ने किसी भी स्टेज पे कोई प्रॉमिस नहीं किया, तो मिस कैरलिन का एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किए बगैर, प्रॉमिस किए बगैर टर्म्स ऑफ कंडीशन को फुलफिल कर देना, परफॉर्म कर देना, ये मिस कैरलिन की तरफ से कंपनी के लिए एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है। अब कंपनी की लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, कंपनी ने 100 पाउंड की रकम मिस कैरलिन को पे कर दी है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट हो गए नंबर 1 ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नंबर 2 कंसिडरेशन, नंबर 2 कंसिडरेशन, दोनों पार्टीज की तरफ से एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर एक पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन है और दूसरी पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन नहीं है, लॉ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे एग्रीमेंट को, ऐसे प्रॉमिस को नहीं मानता। और नंबर 3 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, ये कॉन्ट्रैक्ट की रेसिपी है। अगर ये 3 चीजें होंगी तब कॉन्ट्रैक्ट की डिश तैयार होगी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, नंबर 2 कंसिडरेशन, नंबर 3 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो कंसिडरेशन इज द प्राइस by which the promise of the other party is bought. कंसिडरेशन वो शेयर है जिसके जरिए हम दूसरी पार्टी का प्रॉमिस परचेज कर सकते हैं। हास्ता दा विस्ता।